अरे भाई वेट बहुत बढ़ गया है। सोच रहा हूँ फैट खाना बिल्कुल छोड़ दूँ। क्या हमें फैट खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए? क्या फैट हमें मोटा करता है? या ये गुड फैट और बैड फैट क्या होता है? ये गुड कोलेस्ट्रॉल बैड कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? क्या ये फैट ही हमारे हार्ट की प्रॉब्लम्स का जिम्मेवार है क्या? पतला होना है, घी खाना छोड़ देता हूँ, पनीर खाना छोड़ देता हूँ। लेकिन जिम वाला कह रहा है प्रोटीन के लिए पनीर खाना जरूरी है। लेकिन पनीर में तो बहुत सारा फैट होता है, तो फिर वो पनीर आप हमें सजेस्ट क्यों करता है खाने के लिए? फ्राइड खाना छोड़ देना चाहिए। कि घर के और बाहर के फ्राइड खाने में क्या फर्क है? फ्राइड खाना तो घर का खाओ, बाहर का मत खाओ, इसका क्या मतलब है? अरे लिपिड प्रोफाइल में कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ आ गया, अब हार्ट ब्लॉक हो जाएगा और फिर बाईपास सर्जरी होगी। क्या हार्ट ब्लॉकेज को सॉल्व करने का एक बाईपास सर्जरी ही इकलौता एक उपाय है, या नेचुरली भी हम इसको रिपेयर कर सकते हैं? फैट, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट हेल्थ, इसके बारे में ये सब क्वेश्चंस आपके माइंड में आते होंगे दोस्तों। तो आज इस वीडियो में इन्हीं सब क्वेश्चंस का आपको आंसर मिलेगा, और तो जुड़े रहिए हमारे साथ। तो लो आओ शुरू करते हैं हमारी वीडियो फैट और हार्ट हेल्थ के बारे में। तो आप सबका स्वागत है दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल जोडिक फिट में। तो आज हम बात करने वाले हैं फैट के बारे में। फैट कैसे हमारी बॉडी को हेल्प करता है या नहीं करता, इससे कोलेस्ट्रॉल का क्या मतलब है, और हमारी हार्ट की हेल्थ में ये क्या रोल प्ले करता है, बैड है या गुड है। तो सबसे पहले फैट की बात कर लेते हैं। तो फैट जो हमारी बॉडी में फैट जो मोटापा है वो, और डाइट में जो हम फैट खाते हैं, डाइटरी फैट और जो बॉडी फैट है, दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। एक्स्ट्रा फैट जो हमारी बॉडी में है वो ग्लाइकोजन है, जो कार्बोहाइड्रेट्स एक्स्ट्रा खा लेने की वजह से ओवर कैलोरी जब हम गेन कर लेते हैं तो वो बॉडी हमारी ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके स्टोर कर लेती है, वो हमारा मोटापा बढ़ाती है। तो वो है बॉडी फैट। और जो डाइटरी फैट है वो अलग चीज़ है, वो होता है फैटी एसिड्स। फैटी एसिड से मिलके बना होता है। फैटी एसिड्स होते हैं कार्बन और हाइड्रोजन की चेन, ठीक है। तो फैट हमारी बॉडी में बहुत सारे काम करते हैं। फैट की बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स है हमारी बॉडी में। हमारी बॉडी फैट जैसे कि दूसरे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन। फैट भी एक मैक्रो न्यूट्रिएंट है, उसके बिना हमारी बॉडी वर्क नहीं कर सकती है। तो इसका मेन काम है, अब देखो फैट का कुछ भी देख लो, फैट किस किस में होता है? घी में होता है, बटर में होता है, और तेलों में होता है, तेल होते हैं, ये भी फैट होता है इनमें। तो ये सारे चिकने होते हैं। तो सबसे पहला काम हो गया ये हमारी बॉडी को तो अंदर से ल्यूब्रिकेशन प्रोवाइड करता है हमारी पूरी इंटरनल बॉडी को, ठीक है। प्लस हमारे जो जॉइंट्स होते हैं उसमें जो लिगामेंट्स होते हैं उसमें जो फ्लूइड होता है उसको बनाने में, जो हमारी मूवमेंट को ईजी बनाता है, उसको बनाने में फैट का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर वो फ्लूइड खत्म हो गया तो हमारी जो बोन्स हैं आपस में टच करने लगेंगी और हमें पेन होगा। जो जॉइंट पेन होता है वो इसी वजह से होता है। अगर आप पतले होने के चक्कर में फैट खाना छोड़ देंगे तो लॉन्ग टर्म में आपको ये सब दिक्कतें आ सकती हैं। जो बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन हैं, विटामिन ए, डी, ई, के, ये सब फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं। तो इनको बॉडी में एब्जॉर्ब करने के लिए भी फैट की ज़रूरत होती है। तो फैट इनको एब्जॉर्ब करने के लिए इम्पोर्टेंट होता है। और विटामिन ए जो हमारी आंखों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। विटामिन ई जो एंटीऑक्सीडेंट है वो हमारे सेल को रिपेयर करने में बहुत हेल्प करता है। विटामिन डी जो कि हड्डियों के लिए बहुत बेनिफिशियल है, उसके बिना अगर उसकी शॉर्टेज हो गई तो कैल्शियम हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होगा, तो उससे हमारी हड्डियों की स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। विटामिन के भी हमारी हड्डियों के लिए होता है, और हड्डियों की डेंसिटी के लिए वो इम्पोर्टेंट होता है। फैट हमारी बॉडी में एनर्जी सप्लाई करता है। फैट हमारी बॉडी में इंपॉर्टेंट हार्मोन्स के प्रोडक्शन में हेल्प करता है, जैसे कि एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, इंसुलिन, कोर्टिसोल, स्ट्रेस हार्मोन। इनकी प्रोडक्शन में फैट का बहुत बड़ा रोल है। सेल की जो आउटर लेयर होती है वो फैट की बनी होती है। प्रॉपर स्ट्रक्चर जो है फैट का, जो कंपोजिशन है वो, उसमें कोलेस्ट्रॉल का हाथ होता है। फैटी एसिड्स, ओमेगा 3, ओमेगा 6 ओवरऑल ब्रेन डेवलपमेंट, ब्रेन की नरिशमेंट, ओवरऑल ब्रेन फंक्शनिंग में हेल्प करते हैं। फैट हमारी बॉडी को और हमारे बॉडी के इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स जैसे हार्ट, लंग्स, लीवर, किडनी, इन सबको इंसुलेशन प्रोवाइड करता है, प्लस कुशनिंग प्रोवाइड करता है। अगर आपको कोई झटका या धक्का या कुछ भी लगता है तो एकदम से आपके ऑर्गन्स डैमेज ना हो, इसलिए फैट उसको कवर करके उसको कुशनिंग प्रोवाइड करता है। नहीं तो आपको कहीं झटका लगा, धक्का लगा
और सीधा पता चल रहा है कि हार्ट ही डैमेज हो गया। तो फैट उसको प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है, सर्दी गर्मी में फैट उनको इंसुलेशन प्रोवाइड करता है। ब्रेन का 60% पार्ट फैट से बना होता है। फैट हमारी मेमोरी को इंक्रीज करने में हेल्प करता है। फैट हमारे ओवरऑल इम्यून सिस्टम में को बनाने में हेल्प करता है। फैट हमारे गट हेल्थ को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। शॉर्ट चेन और मीडियम चेन फैटी एसिड्स हमारी गट की लाइनिंग को स्ट्रेंथन करने में हेल्प करते हैं। तो फैट इन सब कारणों से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फैट की सबसे बड़ी एडवांटेज या डिसएडवांटेज समझ लो कि 1 ग्राम फैट में 9 कैलोरीज होती है। तो हम थोड़ा सा भी फैट कंज्यूम करते हैं तो हमारी कैलोरीज इंटेक बढ़ जाती है। इसलिए फैट का डेली इंटेक परसेंटेज बाकी मैक्रोन्यूट्रिएंट से कम रहता है। हमारा जो वेट गेन और वेट लॉस है कैलोरी इंटेक पे डिपेंड करता है। टोटल तीनों मैक्रोस को मिला के हमारी डेली इंटेक कैलोरी रिकमेंडेड फॉर एग्जांपल 2000 है। तो उसमें से जो कैलोरीज हैं 25 to 35% ही हम फैट से ले सकते हैं। एवरेज हम मान के चल लेते हैं 30% कैलोरीज हम फैट से ले सकते हैं। ठीक है, तो अगर हमने 2000 कैलोरीज पर डे कंज्यूम करनी है तो 2000 का 30% होगा 600 कैलोरीज। तो 600 कैलोरीज हमें फैट से कंज्यूम करनी है, तो इसको 9 से डिवाइड करेंगे। जैसे कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को केस में 4 से डिवाइड करते हैं तो उसके ग्रामेज बढ़ जाती है। इसको 9 से डिवाइड करेंगे तो इसके ग्राम कम होंगे। 65 to 70 ग्राम्स हमें फैट ही खाना है बस, जिसमें 2 तरह के फैट आते हैं, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। उन दोनों को मिला के 70 ग्राम होना चाहिए। अगर आपको हेल्दी लाइफ, अगर आपकी लाइफ इनएक्टिव है, 2000 आपकी रिकमेंडेड डाइट है, रिकमेंडेड कैलोरीज आपको लेनी है, और तो आपको फैट का इंटेक इतना ही करना पड़ेगा। प्लस आपको सैचुरेटेड फैट 10% लेना पड़ेगा। और सैचुरेटेड फैट और अनसैचुरेटेड फैट क्या होता है, और एक तीसरा ट्रांस फैट भी होता है, इसके बारे में बाद में अलग से बात करूँगा। तो पहले हम सैचुरेटेड फैट और अनसैचुरेटेड फैट को ले लेते हैं। सैचुरेटेड फैट हमें 10% तक ही लेना चाहिए, बाकी 90% हमारा अनसैचुरेटेड फैट का पार्ट होना चाहिए। तो सैचुरेटेड फैट्स के सोर्सेज क्या है? उसके सोर्सेज हैं घी, बटर, मक्खन, दूध, रिफाइंड ऑयल्स, पाम ऑयल। और पाम ऑयल बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड फैट कंटेंट होता है, 50% उसके अंदर। नॉन वेज, ये सब चीज़, इन सब चीज़ों में सैचुरेटेड फैट होता है। अनसैचुरेटेड फैट किस में होता है? ऑलिव ऑयल, पीनट इज द बेस्ट सोर्स ऑफ हेल्दी फैट। सनफ्लावर ऑयल, नट्स और सीड ऑयल, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, आप नेट पर सर्च कर सकते हो। तो सैचुरेटेड फैट हमें कम से कम कंज्यूम करना चाहिए और अनसैचुरेटेड फैट ज़्यादा कंज्यूम करना चाहिए। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सैचुरेटेड फैट का एग्जांपल मैंने बोला घी, बटर, मक्खन, और ये तो हमारे घरों में सदियों से खाया जा रहा है। हमारे बुजुर्ग इसी को खा पी के बड़े हुए हैं, तो उनको तो कभी कोई हार्ट प्रॉब्लम नहीं हुई, कोई उनको दिक्कत नहीं हुई। तो ऐसा क्यों, अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, या दुनिया ऐसा क्यों बोलती है कि घी कम खाओ, बटर कम खाओ? उसका भी एक अलग रीज़न है, उसको मैं अलग से इसके बाद टॉपिक में कवर करूँगा। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए, सैचुरेटेड फैट हमारी बॉडी में जब हम कंज्यूम करते हैं और ज़्यादा कंज्यूम करते हैं तो अंदर जाके LDL कोलेस्ट्रॉल बनाता है। कोलेस्ट्रॉल को भी समझ लीजिए पहले। कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल हमारा लीवर प्रोड्यूस करता है। कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी के सेल्स के स्ट्रक्चर में बनाने में बहुत हेल्प करता है। ओवरऑल बॉडी बिल्डिंग में कोलेस्ट्रॉल का बहुत रोल होता है, लेकिन बड़े होने तक। जब हम बचपन में छोटे होते हैं, छोटे से लेकर बड़े होने तक 18-20 साल तक, जब तक हमारी ग्रोथ रुक नहीं जाती, कोलेस्ट्रॉल का रोल होता है उसमें, हमारे सेल्स को डेवलप करने में। फैट के साथ साथ प्रोटीन हमारे बॉडी को का बिल्डिंग ब्लॉक है। ऐसे ही कोलेस्ट्रॉल का भी हेल्प होता है। कोलेस्ट्रॉल हमारा लीवर बनाता है, वो भी हमारी बॉडी को ग्रो करने में हेल्प करता है। लेकिन 20 के बाद 19-20 के बाद जब हमारी ग्रोथ रुक जाती है, तब कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी को खराब करने लगता है। अगर हम उसको, बॉडी में तो बनता ही है, और अगर हम बाहर से एक्स्ट्रा कंज्यूम करेंगे, जो सैचुरेटेड फैट कंज्यूम करेंगे, उससे LDL कोलेस्ट्रॉल बनता है, वो हमारी बॉडी को नुकसान देता है। वो हमारी आर्टरीज में जाके ब्लॉकेज क्रिएट करता है, वो हमारी बॉडी में जाके प्लेक फॉर्मेशन करता है, स्टिकी सब्सटेंस जो चिपक जाता है आर्टरीज की चारों तरफ। उससे हमारी आर्टरीज का में से जो ब्लड जाता है उसको निकलने का स्पेस फ्लो कम हो जाता है, तो ब्लड प्रेशर से निकलता है, तो BP हाई होता है। धीरे धीरे ब्लॉकेज बढ़ती रहती है, 50, 60, 70, 80, 90, 100% पे हार्ट अटैक
या स्ट्रोक हमें आने का खतरा होता है। तो ये सैचुरेटेड फैट ज़्यादा कंटेन करने से एलडीएल कोलेस्ट्रॉल का खतरा बढ़ता है। और अगर हम फैट कंज्यूम करेंगे अनसैचुरेटेड फैट सोर्सेज से तो हमारा एचडीएल कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, वो है गुड कोलेस्ट्रॉल। एलडीएल है बैड कोलेस्ट्रॉल, एचडीएल है गुड कोलेस्ट्रॉल, जो कि एलडीएल कोलेस्ट्रॉल के लेवल को हमारे बॉडी में कम करने में हेल्प करता है। तो जब अगर हम अनसैचुरेटेड फैट कंज्यूम करते हैं तो एचडीएल का लेवल बढ़ता है, और सैचुरेटेड फैट कंज्यूम करते हैं तो एलडीएल का लेवल बढ़ता है। तो जो भी हम सैचुरेटेड फैट कंज्यूम करेंगे उसको बैलेंस आउट करने के लिए अनसैचुरेटेड फैट का हमारी बॉडी में जाना बहुत ज़रूरी है। तो उसके बाद एक और कंसेप्ट आता है ट्रांस फैट। तो ट्रांस फैट क्या होता है? वो है सबसे घटिया लेवल का फैट, मतलब सबसे जहरीला, जो कि फैक्ट्रीज में बनाया जाता है। अनसैचुरेटेड फैट को ज़बरदस्ती हाइड्रोजनेशन के प्रोसेस से उसमें हाइड्रोजन ऐड करके उसको सॉलिड में कन्वर्ट कर दिया जाता है। सॉलिड में एक चीज़ और बता दूं कि सैचुरेटेड फैट की पहचान ये है कि वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड रहते हैं और अनसैचुरेटेड फैट रूम टेम्परेचर पे लिक्विड रहते हैं, जैसे कि ऑयल, नारियल का तेल, सरसों का तेल एट्सेट्रा। और सैचुरेटेड फैट घी, बटर, पनीर, ये सब रूम टेम्परेचर पे सॉलिड रहते हैं। तो इसमें ये डिफरेंस रहता है। तो ट्रांस फैट वो होते हैं जिसको ज़बरदस्ती सॉलिड बनाया जाता है इंडस्ट्रीज में यूज़ के लिए, लॉन्ग शेल्फ लाइफ के लिए, ठीक है। इसकी सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, सबसे बड़ी इसको जहरीला क्यों बोला जाता है? तो सैचुरेटेड फैट का काम क्या है? सिर्फ एलडीएल लेवल को इंक्रीज करना, एचडीएल को के साथ छेड़छाड़ नहीं होती उसमें, ठीक है। और ट्रांस फैट जाता है ना बॉडी के अंदर तो एलडीएल को इंक्रीज करता है, एचडीएल को रिड्यूस करता है। ये दुगनी मार होती है हमारी बॉडी को। इससे क्या होता है? हार्ट स्ट्रोक जल्दी आने का खतरा रहता है, जो ब्लॉकेज होती है वो जल्दी इंक्रीज होती है। तो इसलिए ट्रांस फैट को बहुत बड़ा खतरा माना गया है, और लगभग वेस्टर्न कंट्री सब ने इसको बैन किया हुआ है। हमारे इंडिया में बहुत लेट स्टेप लिया, लेकिन पूरा बैन नहीं किया, और लेकिन बहुत स्ट्रिक्टनेस कंपनीज के ऊपर आ गई है कि इसका यूज़ ना करें। तो जो पैक्ड फूड्स बनाती हैं कंपनीज, चिप्स, भुजिया, कुरकुरे वगैरह, और ये बेकरी प्रोडक्ट्स जितने भी होते हैं, इन सब में उस ऑयल का यूज़ होता है जिसके अंदर ट्रांस फैट की मात्रा ज़्यादा रहती है। तो ट्रांस फैट का से हमें बहुत ज़्यादा खतरा है, इसलिए मना किया जाता है कि पैक्ड फूड ना खाएं। पैक्ड फूड में एक तो एडिड शुगर रहती है और ट्रांस फैट का खतरा रहता है, जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। और बाहर का तला हुआ क्यों मना करते हैं खाने के लिए? क्योंकि बाहर का जो तेल होता है, फॉर एग्जांपल समोसा ले लिए, वो कोई भी हलवाई है वो दिन में बार तो तेल चेंज करेगा नहीं। वो एक ही ऑयल को बार बार गर्म करके 1 रो 3 4 5 6 10 राउंड निकालता है उसी तेल में, वो बार उसको कंज्यूम करता है। और वो आपने देखा होगा कई बार, वो तेल गर्म हो के उसमें से धुआं निकलने लग जाता है, वो उसका होता है स्मोक पॉइंट। उस स्मोक पॉइंट से के ऊपर जाकर जब बर्न होता है ऑयल, एक तो बहुत ज़्यादा हार्मफुल कंपाउंड्स बनने लगते हैं ऑयल के अंदर, जो हमारी बॉडी के अंदर जाकर क्या डैमेज करेंगे उसका आइडिया भी नहीं है हमें। दूसरा, बार हम जब गर्म करते हैं तो जो ऑयल है वो हाइड्रोजनेशन के प्रोसेस से गुजरता है, जिससे वो ट्रांस फैट में कन्वर्ट हो जाता है। और ट्रांस फैट हमारी बॉडी में जाकर क्या नुकसान करता है वो मैंने आपको बता ही दिया। इसलिए बार तेल को गर्म करके खाने के लिए मना करते हैं। हमारे घर के अंदर भी अगर हम जब भी ऑयल को यूज़ करें तो एक ही बार यूज़ करें। एक तो पहली बार रिफाइंड ऑयल यूज़ ना करें, ठीक है। घी में कर लें अगर करना है, मजबूरी है, सरसों के तेल में कर लें, सनफ्लावर ऑयल में कर लें, लेकिन उसमें ना करें, रिफाइंड ऑयल में। और बार ना करें, जितने ऑयल की ज़रूरत है उतना ऑयल लें और उसको यूज़ करें और थ्रो करें। तो बार यूज़ करने से वो ट्रांस फैट का में कन्वर्ट हो जाता है, और जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा जहरीला है। तो बेसिक कंसेप्ट मैंने आपको समझा दिए। ये सैचुरेटेड फैट क्या होता है, अनसैचुरेटेड क्या होता है, ट्रांस फैट क्या होता है, गुड कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, बैड कोलेस्ट्रॉल क्या होता है। बैड कोलेस्ट्रॉल एलडीएल का कोलेस्ट्रॉल होता है जो प्लेक फॉर्मेशन करता है। इसके साथ एक और चीज़ है ट्राइग्लिसराइड, ठीक है। ट्राइग्लिसराइड भी प्लेक फॉर्मेशन करती है हमारी बॉडी में। ट्राइग्लिसराइड के बारे में जल्दी से मैं आपको बता दूं क्या होता है। जब हम फैट कंज्यूम करते हैं और कैलोरीज जितनी हमारी बॉडी को चाहिए उससे ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, तो हमारी बॉडी उसको क्या करती है, उस एक्सेसिव एनर्जी को
ट्राइग्लिसराइड के फॉर्म में स्टोर कर लेती है फ्यूचर यूज के लिए। कभी हम भूखमरी के दौर में आते हैं तो उसको यूज करने के लिए, जो कि आने नहीं वाले हैं उतनी जल्दी, उसको यूज कर लेती है एडिपोज टिश्यूज में। जो उसका जब ट्राइग्लिसराइड का लेवल बढ़ता है हमारी बॉडी में तो वो भी प्लेक फॉर्मेशन करता है, एलडीएल के साथ मिलके प्लेक फॉर्मेशन करता है। हार्ट ब्लॉकेज के ये दो मेन कारण है, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड। उसको भी एचडीएल ही कम करता है। और एचडीएल को क्या क्या चीज़ इम्पैक्ट करती है, कैसे कैसे कम होता है, वो होता है हमारे बैड लाइफस्टाइल से। सैचुरेटेड फैट का ज़्यादा कंज्यूम करना, अनसैचुरेटेड फैट का कम कंज्यूम करना, नंबर 1 ये होगा। नंबर 2 पोल्यूशन एक बहुत बड़ा कारण है एचडीएल को कम करने में। उसका मैं अभी बताता हूँ कैसे होता है। स्मोकिंग, अल्कोहल ड्रिंकिंग, ठीक है, ये एक्सरसाइज ना करना, सारा दिन बैठे रहना, ठीक है, फिजिकल वर्कआउट नहीं होना, ये सब रीज़न है जिसकी वजह से एचडीएल कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में कम होता है और एलडीएल बढ़ जाता है, जिससे हार्ट प्रॉब्लम, हार्ट डिसीजेज बढ़ती है। तो पोल्यूशन कैसे रोल प्ले करता है हमारी बॉडी में एचडीएल को कम करने में और एलडीएल को बढ़ाने में? पोल्यूशन के अंदर होते हैं ऑक्सीजन के फ्री रेडिकल्स, मतलब ऑक्सीजन के एटम में से एक इलेक्ट्रॉन निकल के चला जाता है, वो प्लस हो जाता है, O प्लस बन जाता है वो। तो फ्री रेडिकल जब सांस से हमारी बॉडी के अंदर जाता है तो हमारे सेल को डैमेज करता है, वो हमारे सेल से इलेक्ट्रॉन ले लेता है और उससे हमारा सेल डैमेज हो जाता है। सेल हमारा डैमेज होता है तो उस पार्ट, वो वाला पार्ट हमारा डेड होने लग जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा पोल्यूशन में हम बहुत ज़्यादा रहते हैं तो हमारी स्किन डेड होने लग जाती है। स्किन फिर हम वो फेशियल वगैरह करवाते हैं, और ऑरेंज पैक, पता नहीं क्या क्या पैक आते हैं। कुछ लड़कियाँ संतरे के छिलकों को सुखा के और उसको पीस के अपना फेस पैक बनाती हैं। उसके अंदर होता है विटामिन सी, वो होता है एंटीऑक्सीडेंट, ठीक है। तो जो फ्री रेडिकल हमारी बॉडी में जाता है, हमारे सेल को ऑक्सीडाइज करके उसको डेड कर देता है, उससे इलेक्ट्रॉन ले लेता है, उसको अनस्टेबल करके डेड कर देता है। उसको दोबारा से जीवित करने के लिए हम एंटीऑक्सीडेंट्स का यूज़ करते हैं। आपने सुना भी होगा कितनी बार कि ये फूड हमें कंज्यूम करना चाहिए, वो कंज्यूम करना चाहिए, इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। तो वो उसका रीज़न यही होता है। फ्री रेडिकल जो हमारी बॉडी के सांस, बॉडी के अंदर हवा के साथ चले जाते हैं, वो हमारी बॉडी के सेल्स को डैमेज करते हैं। तो ये आपको कंसेप्ट समझ आ गया। एक फ्री रेडिकल का मैं एग्जांपल और अच्छे से समझाता हूँ कि कोई आदमी है, उससे आपने उसका बच्चा छीन लिया, अब वो थोड़ा सा पागल हो गया, वो घूम रहा है और वो आपके पास आ गया, ठीक है, आपके बच्चे को छीन लिया, तो फिर आप अनस्टेबल हो जाओगे, ठीक है, परेशान हो जाओगे। तो इसका मतलब यही है, वो ऑक्सीजन जिसका इलेक्ट्रॉन कहीं चला गया पोल्यूशन में, तो और वो हमारी बॉडी में अगर आ गया तो वो हमारी बॉडी के सेल से इलेक्ट्रॉन छीन लेगा और हमारी बॉडी के सेल को अनस्टेबल करेगा और अल्टीमेटली डेड करेगा या डैमेज करेगा। तो इसका मतलब ये होता है। और वो जो फ्री रेडिकल है और हमारे उसके पास एलडीएल कोलेस्ट्रॉल के पास चला गया, जो प्लेक फॉर्मेशन हुआ है उसके पास अगर चला गया तो उससे वो इलेक्ट्रॉन ले लेगा, उसको अनस्टेबल कर देगा और उसकी स्पीड को 3 गुना ज़्यादा बढ़ा देगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप 20 साल की एज के बाद आपका कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होना शुरू हुआ और एक नेचुरल प्रोसेस में अगर 50 से 60 साल में आपकी ब्लॉकेज 80% पहुँचती है तो 2% पर ईयर हो गया। और 30 साल की एज में कुछ ऐसा हुआ कि आपने डाइट पे ध्यान नहीं दिया और 30 साल की एज में वो ऑक्सीडाइज हो गया, आपका जो प्लेक बन रहा है, प्लेक डिपॉजिट हुआ है और जो आपका एलडीएल कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हुआ है और आपने ध्यान नहीं दिया और वो ऑक्सीडाइज हो गया और स्पीड से बढ़ने लग गया। तो जो जर्नी आपकी 60 साल में पूरी होनी थी 80% ब्लॉकेज तक की, वो आपकी 40 साल में हो जाएगी। इसलिए तो आजकल जवान लड़कों को 25 साल, 30 साल, 35 साल के लड़कों को भी हार्ट अटैक आ रहे हैं। रीज़न यही है, बैड लाइफस्टाइल, पोल्यूशन, यही मेजर रीज़न है। बैड लाइफस्टाइल में उल्टा सीधा खाना, तला हुआ खाना, बाहर का तला हुआ खाना, पैक्ड फूड पे ज़्यादा डिपेंडेंट रहना, अच्छा खाना, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को अपनी लाइफ में इंक्लूड ना करना, एक्सरसाइज ना करना, स्मोकिंग करना, हैवीली स्मोकिंग करना, ड्रिंकिंग करना, फास्ट फूड पर डिपेंड करना, अच्छे से नींद ना लेना, ये सब बैड लाइफस्टाइल के एग्जांपल्स हैं। अब यहाँ तक आपको समझ आ गया कि फैट्स हमारी बॉडी के लिए कितने ज़रूरी हैं। उसके बाद गुड फैट, बैड फैट, गुड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल, वेरी बैड फैट यानी ट्रांस फैट भी मैंने आपको समझा दिया। उसके बाद आपको फ्री रेडिकल या ऑक्सीडेशन, एंटीऑक्सीडेंट्स का भी कंसेप्ट क्लियर हो गया। बैड लाइफस्टाइल हमारे बॉडी को, कि हार्ट की हेल्थ को कैसे इम्पैक्ट करती है।
वो मैंने आपको बता दिया। हार्ट की हेल्थ मतलब आर्टरीज का ब्लॉक होना, हार्ट की हेल्थ का खराब होना। अब आ जाते हैं वो टॉपिक जो मैंने बीच में छोड़ दिया था और आपके दिमाग में अभी अभी होगा कि हमें घी तो हमारे पूर्वज भी खाते आए हैं, हमारे दादा परदादा, हमारे फादर और हमारे पेरेंट्स वगैरह घी खा के ही बड़े हुए हैं, उनको तो कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ। हमारे दादाजी तो 100 साल की उम्र जी के गए, 95 की उम्र जी के गए, उनको तो घी से कुछ नहीं हुआ। तो भाई उनके टाइम पे था फिजिकल वर्क, वो चलते थे दिन में 5-5, 10-10 किलोमीटर साइकिल। मेरे दादाजी का एग्जाम्पल तो वो साइकिल पे दिन के 40 से 50 किलोमीटर ट्रैवल करके आने जाना और ट्रैवल करके काम करके आते थे, कपड़े बेच के आते थे। फार्मर्स जो हैं वो अगर वो देसी घी खाते हैं तो वो सारा दिन खेतों में काम करते हैं, वो अपनी कैलोरीज को बर्न करते हैं। हम सारा दिन चेयर और एसी में बैठे रहते हैं, पसीना अपने शरीर से निकलने नहीं देते। ये फर्क है उनमें और हमारे में। हम सैचुरेटेड फैट पचा लेते थे, हम नहीं पचा सकते, ठीक है। और हमारे और उस टाइम पर क्या होता था, वो सिर्फ घी ही खाते थे, ठीक है, घी वगैरह ही खाते थे। उनके टाइम पे वो टिक्की नहीं होती थी, उनके टाइम पे वो स्प्रिंग रोल नहीं होते थे, चिली पोटैटो ये सब नहीं होते थे, बाहर का फ्राइड नहीं होता था, पैक्ड फूड पे रिलाई नहीं करते थे, वो सब हेल्दी खाते थे और फिजिकल वर्क करके उस सबको बर्न कर लेते थे। उनकी डेली डाइट में कंज्यूम होता था, हमारा कंज्यूम नहीं होता। घी, बटर और पनीर ये सारे के सारे सैचुरेटेड फैट्स में से सबसे बेस्ट हैं। और एग्जांपल भी दे देता हूँ, घी के अदर बेनिफिट्स क्या हैं। घी के अंदर होता है विटामिन ए, आंखों की हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारा विजन बढ़ाता है। इसलिए हमारे जो पूर्वज हैं उनको चश्मा नहीं लगता था, क्योंकि वो घी इतना ज़्यादा खाते थे और जो उसका बुरा पार्ट था उसको बर्न कर देते थे और जो उसका बेस्ट पार्ट था उसको यूज़ करते थे। उनकी बॉडी में कंज्यूम होता था, एब्जॉर्ब होता था विटामिन ए, विटामिन ई जो कि एंटीऑक्सीडेंट है, बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। तो पहले तो पोल्यूशन होता नहीं था इतना, तो फ्री रेडिकल्स की इतनी इशू था नहीं, फिर भी उनकी बॉडी में अगर कोई भी फ्री रेडिकल कहीं से जाता था या बॉडी के अंदर ही क्रिएट होता था तो उसको एंटीऑक्सीडेंट विटामिन ई उसको उसकी पूर्ति करता था। विटामिन के जो को डेंसिटी को बढ़ाने में हेल्प करता है, वो होता है घी के अंदर। वो भी उनके हार्ट हेल्थ और बोन हेल्थ को इम्प्रूव करता था। अभी वो 90-100 साल तक भी चल के गए हैं, हम तो अभी भी नहीं चला जाता हमसे। उसके अलावा घी के अंदर होता है ब्यूटायरिक एसिड। इसका ये हमारी ओवरऑल गट हेल्थ को इम्प्रूव करता है, इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करता है। ऊपर से घी में होता है शॉर्ट चेन फैटी एसिड और मीडियम चेन फैटी एसिड जो जल्दी तो डाइजेस्ट होते हैं, और शॉर्ट चेन फैटी एसिड जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था वो हमारी गट हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं, गट की लाइनिंग को स्ट्रेंथन करते हैं। और कुछ स्टडी से ये बताया गया है कि अगर हम अपनी लिमिट के हिसाब से ही घी को ही कंज्यूम करें तो वो HDL के लेवल को भी बढ़ाता है, ठीक है। उसके अंदर ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो HDL के लेवल को भी बढ़ाते हैं। सैचुरेटेड फैट तो है, वो LDL को लगाते हैं, लेकिन घी आपस में ही कॉन्ट्राडिक्ट करके अपने आप को एक बैलेंस करता है। साथ के साथ अगर हम आज की डेट में घी भी कंज्यूम करें और उसके बाद अच्छे अनसैचुरेटेड फैट कंज्यूम करें तो वो आपस में बैलेंस आउट कर देंगे, जो उसके प्लस और माइनस है। और जो घी के अंदर जो बाकी की जो पॉजिटिविटी है वो हमें मिले। और जो घी के अंदर होता है CLA कॉन्जुगेटेड लाइनोलाइक एसिड, वो हमारी बॉडी के वेट को मैनेज करने में बहुत हेल्प करता है, हमारे हार्ट को हेल्थ प्रोवाइड करता है, कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड लेवल को भी कम करने में हेल्प करता है। तो घी अपने आप में ही सब कुछ है, ठीक है। लेकिन आज की डेट में हमारा फिजिकल वर्कआउट ना होने की वजह से हमें पचता नहीं है, वो हमें परेशान करता है, वो हमारी बॉडी को नुकसान देता है। लेकिन घी नुकसानदायक नहीं है, हम अपनी बॉडी को नुकसानदायक घी के लिए बना रहे हैं। दूसरा आ जाता है बटर। बटर में भी यही सब है, क्योंकि सोर्स तो एक ही है, उसके अंदर भी अंदर भी यही सेम विटामिन है, ब्यूटायरिक एसिड है, CLA है। पनीर के अंदर भी यही सब है, कैल्शियम है और अच्छा सोर्स ऑफ प्रोटीन है। और कैल्शियम होने की वजह से और इंटेस्टाइन में कैल्शियम फैट की एब्जॉर्प्शन को स्लो डाउन करता है, कम करता है, ठीक है। उसकी वजह से फिर पनीर के जो अच्छे बेनिफिट्स हैं वो हम ले पाते हैं। लेकिन इसके लिए आपको फिजिकल एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, साथ में हेल्दी सोर्स ऑफ फैट का लेना ज़रूरी है। बाहर का फ्राइड बंद, घर का भी फ्राइड अगर लेना है तो 15-20 दिन में एक बार ले लो, कोई बात नहीं। और पैक्ड फूड पर डिपेंडेंट नहीं रहना,
चिप्स वगैरह नहीं यूज करते। चिप्स जो है लेज, अंकल चिप्स या कोई भी ले लो, तो आप उसके पीछे इंग्रेडिएंट्स को पढ़ेंगे तो उसमें पाम ऑयल लिखा होता है। पाम ऑयल की कंजम्पशन पता है अमेरिका वगैरह में बैन है, वहाँ पर पाम ऑयल का यूज नहीं कर सकते। ठीक है, स्विट्जरलैंड में यूज नहीं कर सकते पाम ऑयल, वहाँ पर वेजिटेबल ऑयल यूज होता है। पाम ऑयल क्या होता है, पाम ऑयल में 50% से ज़्यादा सैचुरेटेड फैट होता है, वो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, जिससे हमारी ओवरऑल हेल्थ प्रॉब्लम बढ़ती है। और तले हुए खाने से हम मोटे क्यों हो जाते हैं, इसके पीछे का मैं रीज़न बताता हूँ। सारा कुछ होता है हमारी कैलोरीज पे डिपेंड। ठीक है, हमने कैलोरीज ज़्यादा ली, ज़रूरत से ज़्यादा ली तो मोटे हो जाएंगे, कम ली तो पतले हो जाएंगे। ठीक है, और 1 चम्मच घी या तेल अगर हम उसको कैलकुलेट करें, 15 ग्राम 1 चम्मच हो गई, 15 के 15 ग्राम में हो गया फैट, और 1 ग्राम फैट में 9 कैलोरीज। तो 1 चम्मच घी या तेल में हो गई 135 कैलोरीज। सोचो 2 चम्मच, 5 चम्मच, 10 चम्मच अगर आप डालते हैं तो 1300-1400 कैलोरीज हो गई। अगर आप एक पूरे कढ़ाई के अंदर तेल या घी डाल के पूरी तलते हैं या कुछ पकौड़े तलते हैं, कुछ भी तलते हैं, तो उसके अंदर कितना तेल एब्जॉर्ब होगा। एक पूरी के अंदर अगर 10 ग्राम भी तेल एब्जॉर्ब हुआ और आपने कंज्यूम किया तो 90 ग्राम कैलोरीज तो सिर्फ तेल से आ गई। 4-5 पूरी खा गए तो 400-450 ग्राम कैलोरीज सिर्फ तेल की आ गई। ठीक है, और वो सैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड है, ट्रांस फैट है, वो तो बात की बात है, उसके नुकसान तो अलग है। तो 450-450 कैलोरीज सिर्फ तेल की आ गई। उसके बाद आटे की कैलोरीज, उसके साथ सब्जी खाएंगे वो अलग। तो एक ही डाइट में आप लगभग 600-700 कैलोरीज खा लेंगे। और उसके बाद पूरे दिन में 3-4 बार तो आप डाइट लेंगे, लंच करेंगे, डिनर करेंगे, शाम को स्नैक्स खाएंगे। स्नैक्स में भी आपने बर्गर, टिक्की या ऐसा कुछ भी फास्ट फूड खा लिया, 400-500-700 कैलोरीज उसके अंदर होगी। 1,500-2,000 कैलोरी तो 2 बार में हो गई पूरी आपकी। आपको खानी टोटल 2,000 है, वेट कम करने के लिए और कम खानी है। तो इसलिए तो हम ओवरवेट हो जाते हैं, ओबेसिटी बढ़ती है, हार्ट डिसीजेज बढ़ती हैं, डायबिटीज़, बीपी वगैरह, ये सब इसी कारण से। क्योंकि जैसे ही हम ऑयल कंज्यूम ज़्यादा करते हैं, टोटल फैट कंज्यूम करते हैं। फैट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इसके अंदर 1 ग्राम में कैलोरीज 9 होती है कंपैरेटिवली टू कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। ये 2.5 गुना ज़्यादा एनर्जी देता है। तो वो एक्स्ट्रा एनर्जी जो हम कंज्यूम करते हैं, बर्न नहीं करते, वो एज ए फैट स्टोर होती है, या तो ट्राइग्लिसराइड के रूप में स्टोर होती है या ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर होती है, वो हमें मोटा करती है। अभी तक आपने ये बेसिक सारे कंसेप्ट समझ लिए, फैट के बारे में, कोलेस्ट्रॉल के बारे में और हार्ट हेल्थ के बारे में, घी, पनीर, बटर, इन सब के बारे में कि ये हमें क्यों खाने चाहिए और क्यों नहीं खाने चाहिए। अगर आपको पहले से ही हार्ट ब्लॉकेज आपकी 70-80% पहुँच चुकी है, ठीक है, तो आपको डॉक्टर घी के लिए भी मना कर देगा। अगर आप अभी भी हेल्दी हैं तो उसका अच्छे से यूज़ करना सीखें। और बहुत से केसेस में ऐसा होता है 80% 90% तक भी पेशेंट को पता नहीं चलता कि उसका हार्ट ब्लॉक है, और वो सोचता है कि मैं बहुत हेल्दी हूँ, अंदर से पता नहीं चलता क्या हो रहा है, एकदम से साइलेंट हार्ट अटैक आता है। यही टाइम है अपने आप को, ये इसलिए हमें रिकमेंडेड रहता है कि हम टाइमली अपने सारे टेस्ट करवाते रहें, लिपिड प्रोफाइल करवाते रहें और CT एंजियोग्राफी करवाते रहें, जिससे पता चले कितनी ब्लॉकेज है और किस जगह पे है। किस जगह का भी मैं बता देता हूँ क्या होता है। हार्ट में स्ट्रोक जो आते हैं, अटैक्स जो आते हैं, आर्टरीज ब्लड लेके जाती हैं, उसमें जब ये हार्ट है, ये आर्टरी और ये हार्ट है और ये आर्टरी जा रही है, तो एक पॉइंट तक तो ये एक रहती है, उसके बाद ये अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड होती है, 3 पार्ट्स में डिवाइड होके जाती है। अगर किसी एक डिस्ट्रीब्यूटरी में इसकी ब्लॉकेज है तो वो आएगा माइनर हार्ट अटैक, अगर वो ब्लॉक होता है, क्योंकि बाकी 2 से आपको ब्लड सप्लाई मिल रही है, आपका काम चल रहा है, वहाँ पर हार्ट अटैक और उससे होगा माइनर अटैक। अगर ये जो मेन आर्टरी है जिससे ब्लड जा रहा है, अगर यहीं पर ब्लॉकेज है, ठीक है, तो अगर ब्लॉक हो गया, एकदम से ही ब्लॉकेज बढ़ जाएगी, एकदम से ब्लड सप्लाई रुक जाएगी, वो होगा मेजर अटैक। कई केसेस में इमीडिएटली जान भी चली जाती है, और लोगों को आजकल हो रहे सीधा मेजर अटैक, जब 35 हो, 40 हो, 25 हो एज, ठीक है। तो इसलिए हमारा टाइम से हमें चेकअप करवाना ज़रूरी है, अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना ज़रूरी है, ताकि हम बाईपास जाने से पहले ही अपने इस चीज़ को कंट्रोल कर सकें। और
बहुत से केसेस में क्या होता है, जो हॉस्पिटल माफिया जो बढ़ता जा रहा है, वो क्या करता है, आपने टेस्ट करवाया, एंजियोग्राफी करवाई, आपकी हार्ट की ब्लॉकेज है 80%, तो डॉक्टर आपको कह देगा कि आप इमीडिएटली ऑपरेशन करवा लीजिए, नहीं तो आपको कभी भी हार्ट अटैक आ सकता है, जो कि पॉसिबल नहीं है। अब आपको 25, 30, 40 सालों में अगर 80% हुआ है ब्लॉकेज, तो एक दिन में ही 100 नहीं होने वाला, उसको टाइम लगेगा। आपको डॉक्टर बताएगा नहीं कि आप इसको अपने लाइफस्टाइल चेंजेस करने से रोक सकते हो, क्योंकि उसको ऑपरेशन करने में बेनिफिट है। और एक बार बाईपास सर्जरी हो गई, हर 2, 3, 4 साल में आपको बाईपास सर्जरी करवानी पड़ेगी। बाईपास सर्जरी में क्या होता है, मेन आर्टरी जो आपकी हार्ट की जो ब्लॉक हो रही होती है, उसको निकाल के बॉडी के किसी और पार्ट से वहाँ पर लगा दिया जाता है। भगवान ने ये सब प्रोविजंस तो बना के रख दी है, लेकिन जो ओरिजिनल चीज़ है वो ओरिजिनल है, वो उतनी हेल्दी नहीं होती हार्ट के हिसाब से। तो उस अगर 20, 30 साल में, 40 साल में अगर जो आपकी ब्लॉकेज 80% हुई है, 100% तक पहुंची है, वो आपकी 3-4 साल में उसमें पहुंच जाएगी बाईपास सर्जरी के बाद। इसलिए जिसकी एक बार बाईपास सर्जरी हो जाती है, उसकी बार बार बाईपास सर्जरी होती है। तो इसका क्योर तो यही है, बाईपास सर्जरी। और प्रिवेंशन बहुत सारे हैं। प्रिवेंशन में आते हैं अपनी डेली लाइफ में एक्सरसाइज को इंक्लूड करें, हेल्दी डाइट को इंक्लूड करें, सैचुरेटेड फैट को कम करें, अनसैचुरेटेड फैट को बढ़ाएं, ठीक है। और अपनी डेली कैलोरीज इंटेक को काउंट करें, उसके हिसाब से ही अपने मैक्रोज को डिवाइड करें और उसके हिसाब से ही कंज्यूम करें अपनी डाइट को। मूंगफली का एग्जांपल दे देता हूँ, हेल्दी अनसैचुरेटेड फैट का। तो मूंगफली इज़ द बेस्ट सोर्स ऑफ हेल्दी फैट। 100 ग्राम मूंगफली में सिर्फ 7 ग्राम ही सैचुरेटेड फैट रहता है, बाकी अनसैचुरेटेड फैट रहता है। उसके बाद मूंगफली एक हाई सोर्स है प्रोटीन का, तो मूंगफली के बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। खाएं आप 25-30 ग्राम खाएं, 40 ग्राम खाएं, लेकिन आधा किलो एक साथ नहीं। हमारे घरों में खाई जाती है एक साथ एक। और मूंगफली भी खाएं तो ओरिजिनल खाएं, मूंगफली भी खाएं तो जो छिलके वाली है वो खाएं, या कच्ची मूंगफली ला के अपने घर में उसको ड्राई रोस्ट कर लें, या थोड़ा सा घी लेके रोस्ट करके घर में। अगर पैक्ड नहीं, पैक्ड में फिर वही पाम ऑयल की दिक्कत आएगी, फिर वही ट्रांस फैट की दिक्कत आएगी। पैक्ड वाली नहीं, हल्दीराम की नहीं, ठीक है, या कोई भी बीकानेर जो भी है उनकी नहीं, वो फिर ट्रांस फैट और पाम ऑयल का प्रॉब्लम रहेगा, सोडियम उसमें ज़्यादा होगा जो आपके बीपी को बढ़ाएगा। ये चीज़ें अवॉइड करनी पड़ेगी, ठीक है। तो एक्सरसाइज को इंक्लूड करें, हेल्दी फैट्स को इंक्लूड करें, वेजिटेबल्स को इंक्लूड करें। सब्जी तो जितनी मर्जी खाइए, एंटीऑक्सीडेंट्स भर के है उसके अंदर। सिट्रस फ्रूट्स खाइए, विटामिन सी है, एंटीऑक्सीडेंट है बहुत बड़ा, ठीक है। संतरा, सेब सबसे बेस्ट है। एप्पल ए डे कीप द डॉक्टर अवे। स्मोकिंग को कम कीजिए, पोल्यूशन से बचिए। पोल्यूशन से बचने के 2 तरीके, एक ही तरीका मास्क, ठीक है, क्योंकि घर तो हम शिफ्ट कर नहीं सकते, सारे के सारे तो पहाड़ों पे जाके रह नहीं सकते, गांव में जाके रह नहीं सकते। तो एक ही तरीका बचता है, मास्क, या फिर उसके बाद जो पोल्यूशन अगर इनहेल कर भी लेता, उसके बाद के जो मेजर्स है अपने आप को डिटॉक्सिफाई करने के, वो मेजर्स को हम कंप्लीट करेंगे। मेंटेन हेल्दी वेट, ओबेसिटी को ना बढ़ने दें। तो यही कुछ मेजर्स हैं जिसकी वजह से हम हेल्दी लाइफ जी सकते हैं और अपने जो हमारी आज तक की ब्लॉकेज हो चुकी है उसको रिवर्स कर सकते हैं। हाँ जी, रिवर्स भी किया जा सकता है, सिर्फ एक ऑपरेशन या बाईपास सर्जरी ही इलाज नहीं है हार्ट का, ये रिवर्स होने लग जाएगा। HDL बढ़ता जाएगा तो LDL और ट्राइग्लिसराइड को वो रिमूव करता जाएगा। आपकी ओवरऑल बॉडी हेल्दी बनेगी और हार्ट हेल्दी बनेगा। हार्ट हेल्दी बनेगा, सब कुछ सही रहेगा। आप 70, 75, 80 साल तक जिएंगे। एक और कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट मेरे दोस्तों की तरफ से या दुनिया की तरफ से आती है, अगर आप उनको समझाने लगेंगे किसी तो वो कहेंगे मरना तो सबने एक दिन, तो एज ही कम होएगी, 50-60 साल तक ही जीना बस बहुत है। कोई भरोसा नहीं है, आपका हार्ट हो सकता है 80% लोग है, आज आपको पता नहीं है, थोड़ा सा भाग के देख के पता चल जाएगा, ठीक है, पता चल जाएगा। 70-80% तक तो हम खुद भी देख सकते हैं। अगर भागने में दिक्कत हो रही है तो इसका मतलब आपका 70% हार्ट ब्लॉक है। चलने में दिक्कत हो रही है तो 80-85%, तेज चलने में दिक्कत हो रही है तो 80-85% हार्ट ब्लॉक है। और बैठे बैठे सांस फूल रहे तो 90-95% हार्ट ब्लॉक है। पसीने आने लग गए 100% ब्लॉक है। दर्द होने लगा, समझ गए, तो एकदम से हार्ट अटैक, हार्ट स्ट्रोक।
ये कुछ साइंस है अपने आप को सेल्फ डायग्नोज करने का। तो कोई ये मत सोचें कि मैं बहुत हेल्दी हूँ, कोई बात नहीं। अपनी फेलियर को छुपाने के लिए कई लोग दूसरे पे टोंट मारते हैं कि तू ज़्यादा शाना मत मन मेरे आगे मुझे भी पता है 50-60 साल तक जी जाऊँ बहुत है, कोई भरोसा नहीं कल तक भी जी जाए तो, ठीक है। तो इसलिए अपने आप को डाइट को कंट्रोल करें। तो आज का ये टॉपिक था हमारा फैट और हार्ट हेल्थ के बारे में। दोस्तों तो जुड़े रहिए हमारे साथ, सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अच्छी लगी तो शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए मेरे हेल्दी हार्ट से थैंक यू। बाय बाय, स्टे फिट, स्टे हेल्दी, जय हिंद।